जब रणविजय 2 साल का हुआ, अब हमें लगने लगा कि नहीं, कुछ तो पार्ट जो है वो मिसिंग है। हम जैसे पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर थे उनके केबिन में गए, उन्होंने हमें कहा कि आपके बच्चे के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है आपके बेटे को ऑटिज्म है। अब आप समझिए शब्द मेरे लिए कितना भारी था। अब यहाँ से हमारे लाइफ का नया संघर्ष शुरू हुआ, वो था एक्सेप्टेंस का। हार्डली 20 दिन वो स्कूल गया होगा और 21वें दिन हमें मैसेज आता है प्रिंसिपल से कि आप रणविजय को स्कूल मत भेजिए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम सेरा है और मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हूँ। ऑटिज्म जैसा कि नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ऑटिज्म, कुछ लोग कहते हैं बीमारी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो कंडीशन है। तो इसको लेकर के बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। बट आज मैं आपके साथ में अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम रणविजय है जो अभी 9 साल का है और आज इस मंच से मैं कह सकती हूँ कि मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं रणविजय की माँ हूँ। साल था 2016 जब मेरा बेटा पैदा हुआ एंड आज भी जब मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। हमने रणविजय को जब पहली नजर में देखा तो यकीन मानिए वो पहली नजर वाला प्यार था जो आज तक बरकरार है। रणविजय धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था, सब चीजें नॉर्मल जा रही थी, लाइफ बड़ी खुशहाल थी। हम उसको बड़े होते हुए देख रहे थे जैसा कि हर बच्चा करता है। 6 महीने में क्रॉलिंग करना, 1 साल में वॉकिंग करना, सब कुछ बढ़िया था। ऐसा कोई साइन नहीं था जिसको देख करके हमें लगे कि हाँ, कुछ कुछ तो ऑफ ट्रैक जा रहा है। उसके बाद जब रणविजय 1.5 साल का हुआ, वहां से हमने पहली बार नोटिस किया कि ये बाकी बच्चों के साथ में खेलता नहीं है। हम इसे पार्क में लेकर के जाते थे तो वो स्लाइड्स में जाएगा, स्विंग्स करेगा, बट ही विल प्रेफर कि नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। वो कभी, जो हम कहते हैं एक ये प्ले डेट जो बच्चों की होती है अक्सर, कि एक बच्चा कुछ खेल रहा है तो दूसरा बच्चा उसे कहेगा कि लाओ मुझे अपना खिलौना दे दो, वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग थी। लेकिन हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया। हमें लगा कि ठीक है, बच्चा है, नहीं बात करना चाहता होगा, हो सकता है कि शायद इसका स्वभाव ऐसा हो। फिर जब रणविजय 2 साल का हुआ, अब हमें लगने लगा कि नहीं, कुछ तो पार्ट जो है वो मिसिंग है। जब हम उसको बुलाते थे किसी साउंड से तो वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता था। लेकिन हाँ, एक चीज जो उसके साथ में थी, वो अक्सर राइम्स गाता था पैटर्न में, जैसे ट्विंकल ट्विंकल, बाबा ब्लैक शीप और इस तरह की चीजें। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि हाँ ठीक है, राइम्स तो गा ही रहा है, दैट मीन्स ये सुन सकता है, सुन रहा है तो बोल भी सकता है। एक नॉर्मल पेरेंट की जो अप्रोच होती है। हमने इस दूसरा जो हमारे लिए कह सकते हैं एक रेड फ्लैग जो हमें दिखाया गया, हमने उसको बिल्कुल सीधे तरीके से नकार दिया कि सब ठीक है। फिर आया साल 2018 और मुझे आज भी वो दिन याद है। दिवाली से जस्ट पहले धनतेरस की रात थी। रणविजय को बहुत ज्यादा फीवर था। इसके पापा ने कहा कि एक काम करते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास चलते हैं, क्योंकि फिर दिवाली हो जाएगी तो सारे हॉस्पिटल्स बंद रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हम जैसे पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर थे उनके केबिन में गए तो उन्होंने ऐसे करके उन्होंने उसको आवाज दिया नाम से, रणविजय रणविजय। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो वो पहली बार उन्होंने हमें कहा कि आपके बच्चे के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम है। और हमें लगा कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप प्लीज अपने बच्चे को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को आप दिखाइए, आप कंसल्ट कीजिए उनसे। हमें लगा ऐसे बोल रहे हैं। फिर जब हम उनके केबिन से निकलने लगे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम, चेक करवाने में कोई बुराई नहीं, मुझे लगता है आपके बेटे को ऑटिज्म है। अब आप समझिए शब्द मेरे लिए कितना भारी था। शायद इतना ज्यादा भारी कि मेरे लिए उस केबिन से बाहर तक आना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि हम तो इसी भ्रम में जी रहे थे ना कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। अब मन में जब शंका आ गई तो लगा कि नहीं, हम चेक तो करवाना चाहिए। जब हम अपने बेटे को लेकर के गए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास में तो उन्होंने कहा यस, देयर आर साइन ऑफ ऑटिज्म, बट क्योंकि आपका बच्चा अभी इतना छोटा है कि ये
पूरी तरीके से कह पाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मेरे को सजेशंस दिए, कुछ टेस्ट वगैरह लिखे और कहा कि जो एक जेनरिक जो मेडिकल की भाषा में जिन टेस्ट जो करवाए जाते हैं उनके लिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया और हमने वो करवाए। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि एक असेसमेंट भी कर लेते हैं, वो असेसमेंट हमारा ऑलमोस्ट 4 दिन चला और उसके बाद में उन्होंने एक हमें कंक्लूसिव रिपोर्ट जो उन्होंने हमें दी कि आपका बच्चा बॉर्डर लाइन ऑटिज्म केस है। अब तो ये प्रूव हो चुका था कि रणविजय को ऑटिज्म है। अब यहाँ से हमारे लाइफ का नया संघर्ष शुरू हुआ, वो था एक्सेप्टेंस का। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये चीज एक्सेप्ट करने में 6 महीने का समय लगा। हम उसको एक थेरेपी सेंटर ले करके गए, OT फॉर किड्स बाय डॉक्टर अर्पण। उन्होंने हमें सबसे पहले बिठा करके उन्हें हमें कहा कि आप सबसे पहले तो शांत हो जाइए और इस चीज को समझिए कि ऑटिज्म क्या है, बच्चे की नीड्स क्या हैं और कैसे आपको इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमने रणविजय के साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपीज लेना शुरू किया, स्पीच थेरेपी लेना शुरू किया और थेरेपी सिर्फ एक पार्ट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अगर थेरेपी सेंटर ले गए तो सब कुछ हो जाता है। नो, इट्स नॉट अ मैजिक। ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि कंबाइंड वर्क होता है। ऑटिज्म में कुछ चीजें जो मैंने सीखी और मैंने घर पर इम्प्लीमेंट की, उसमें इंपॉर्टेंट लेसन यही थे कि जितना ज्यादा हम बच्चों को स्विंग मूवमेंट देते हैं, झूला जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, हल्का हल्का झूला देना, उससे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये मेरे लिए एक नई लर्निंग थी। उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप बच्चे के फाइन मोटर पे काम कीजिए। फाइन मोटर होता है जिससे हमारी बच्चे की ग्रिप बनती है, ताकि आगे जाकर के आपके बच्चे को एकेडमिकली कलरिंग करना, लिखना, पढ़ना, यही नहीं सिर्फ आम डेली रूटीन में हम कहें कि भाई शर्ट के बटन लगाने हैं, तो उसके लिए भी बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स की जरूरत पड़ती है। हमने इसके बारे में सीखा, हमने ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में सीखा और तब पता चला कि अरे ये तो बहुत बहुत सिलेबस बहुत ज्यादा है और बहुत कुछ सीखना है। मैं अक्सर दाल के डब्बे में रणविजय की फेवरेट कार्स छुपा देती थी और रणविजय किसी तरह से वो कार्स अपनी निकालता था, तो उससे एक बच्चे को एक अलग टाइप का टेक्सचर, जो हम कहते हैं अलग अलग किस्म का टेक्सचर, टच एंड फील, क्योंकि ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब हमने ये काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि हाँ, बाकी एरियाज में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हर चीज दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद में रणविजय को कलर से और मिट्टी से बहुत प्रॉब्लम थी। ये सेंसरी इश्यूज होते हैं, उसको बहुत ज्यादा सेंसरी इश्यूज थे, बिकॉज उसको थोड़ा सा भी अगर उसके हाथ में कलर लग जाए तो वो रोने लगता था, सिर्फ रोता था और पानी के पास जाके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बोल नहीं पाता था, तो कहता था कि इसको वॉश करो। वहां से हमें ये पता चला कि अच्छा, ये उसका सेंसरी इश्यूज है। और ये सारी चीजें हमें पता चली जब हमने सीखना शुरू किया, कभी यूट्यूब से, कभी बाकी पेरेंट्स से, कभी थेरेपी सेंटर से, कभी किताबों से। उसके अलावा एक और चीज जो हमने रणविजय के साथ में किया वो था जेंटल मसाज। ये उन बच्चों के लिए है जो हाइपरली एक्टिव होते हैं। हमने रणविजय को जब स्विमिंग सिखाना शुरू किया, उसके बाद हमने एकदम से उसकी ग्रोथ में हमने एक जंप देखा और आज की डेट पर रणविजय बहुत ही अच्छा स्विमर है और वो बहुत अच्छे से स्विमिंग करता है। और इस स्विमिंग ने उसको हेल्प किया उसकी हाइपर एक्टिविटी को कम करने में, उसको काम डाउन करने में, चीजों को फोकस करने में, चीजों को बैलेंस करने में। रणविजय इज मोर लाइक अ विजुअल सीकर, जो हम कहते हैं, या विजुअल लर्नर, कि जो बच्चे देख कर सीखते हैं। रणविजय इज ऑब्सेस्ड विद एयरक्राफ्ट्स, उसको एयरक्राफ्ट का बहुत शौक है। तो हमें लगा कि चलो ये तो हमें अच्छा मौका मिल गया। अब हमें जब रणविजय को कुछ भी नया सिखाना था तो हम लोग अक्सर क्या करते थे कि एरोप्लेन के मॉडल में उस ड्राइंग को बनाएंगे, या चलो आज हम लोग फायरलेस कुकिंग में सैंडविच बनाएंगे, तो चलो हम ब्रेड को एरोप्लेन के शेप में कट करते हैं। तो इस तरह से हमने ना सिर्फ उसको फायरलेस कुकिंग सिखाई, बल्कि हमने उसका एक इंटरेस्ट भी मेंटेन करके रखा। दिस वी कॉल द रिवॉर्ड सिस्टम। ये फाइंड आउट करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था कि हमारे बच्चे का रियल टैलेंट क्या है। हमें सिर्फ एक चीज पता थी कि हाँ, रणविजय को एयरक्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है, और सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट था कि उसको एयरक्राफ्ट के वीडियोस देखना बहुत पसंद था। जब भी हम यूट्यूब लगाते थे तो वो उंगली से बताता था कि मम्मा ये वाला वीडियो लगाओ। उस समय शायद वो 4 साल का था, तो वो ऐसे टच करके मुझे बताएगा कि मम्मा ये एयरक्राफ्ट असेंबलिंग वाला वीडियो लगाओ।
तब वो कंप्लीटली नॉन वर्बल था। वहां से हमें एक चीज का क्लू मिला कि उसको एयरक्राफ्ट्स बहुत पसंद है। तो हमने उसको और एयरपोर्ट वीडियोस, बोइंग असेंबलिंग वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ एयरक्राफ्ट के वीडियोस हमने उसको बनाना, कैसे वो बनते हैं वो हमने उसको दिखाना शुरू किया। अभी 1 साल पहले की बात है, वो अपने पापा के पास आया और उनसे अपनी भाषा में कहता है कि डैडी मेक एन एयरक्राफ्ट। वो न्यूज़पेपर लेकर के आया था। तो उसके डैडी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे फोल्ड करना है, कैसे एयरक्राफ्ट बनाना है, ताकि आप खुद भी बना सकते हो। इस तरह से उसके डैडी ने उसके लिए एयरक्राफ्ट बना दिया और वो मेरे पास आकर के कहता है, पता है उसने क्या कहा? मेरे पास आके कहता है, मम्मा दिस इज F-35 5th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उससे कहा कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट क्या होता है? तो उसने मुझे बोला इट्स अ 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। तो मैंने कहा आई डोंट नो मच अबाउट दिस। देन ही वाज लाइक ओ मम्मा तुमको कुछ नहीं आता है। तो ये हमारे लिए ये छोटी-छोटी हमारी जर्नी के क्लूज थे जिन्होंने हमें ये बताया कि हमारे बेटे का जो इंटरेस्ट है वो मैकेनिक्स में है। तो हमने उसको मैकेनिक्स रिलेटेड टॉयज हमने उसको ला करके देना शुरू किया। डिफरेंट काइंड ऑफ लेगोज, और आजकल तो मार्केट में इस तरह के सारे टॉयज आसानी से उपलब्ध हैं कि जहाँ पे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि असेंबलिंग कैसे करना है। वहां से रणविजय ने ये चीजें पिकअप करना शुरू किया। शुरुआत में अक्सर उसके पापा उसके साथ बैठते थे और उसको बताते थे कि पहला पार्ट ये लगेगा, अब आपको स्क्रू इसमें ऐसे फिक्स करना है, इस तरह से एयरक्राफ्ट में बैटरी फिक्स करना है। धीरे 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 हम उस लेवल पे आ गए कि जहां पर रणविजय इंडिपेंडेंटली, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बट हाँ सिंपल एयरक्राफ्ट का असेंबलिंग उसको आ गया। वहां से हमें एक चीज पता चली कि हमारे बच्चे का टेक्निकल माइंड है, बेसिकली ही इज गुड विद मशीन्स। तो बस अब हमें ये क्लू मिल गया था, तो हमने सोचा कि चलो अब हम इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब मैं आऊंगी रणविजय की स्कूल की जर्नी। जब हमने पहली बार एडमिशन के लिए हम लोग गए थे तो वहां पर तो हमें स्ट्रेट अवे मना कर दिया गया। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा तो स्पेशल चाइल्ड है। उस समय शायद हमें इतनी जागरूकता नहीं थी या अवेयरनेस नहीं थी कि कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं करता है अनटिल अनलेस आपके बच्चे का उतना सीवियर केस नहीं है, तो आपके बच्चे इस रेगुलर स्कूल में जा सकते हैं, राइट टू एजुकेशन है। खैर वहां से आगे निकले, फिर हमने रणविजय को एक दूसरे स्कूल में हमने उसको एडमिशन दिलाया। शायद हार्डली 20 दिन वो स्कूल गया होगा और 21वें दिन हमें मैसेज आता है प्रिंसिपल से कि आप रणविजय को स्कूल मत भेजिए। तो मेरा पहला कंसर्न ये था कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि उसको तो कोई एंगर इश्यूज नहीं है, वो किसी को हिट नहीं करता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो उनका कहना था कि नहीं वो चिल्लाता है क्लास में। जब मैंने उनसे थोड़ा डिटेल में पूछा कि वो क्यों चिल्लाता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जब क्लास में स्पीकर पे म्यूजिक चलाते हैं, राइम्स जब हम लाउड वॉइस पे चलाते हैं, तो आपका बच्चा चिल्लाने लगता है और अपने कानों को ऐसे बंद कर देता है। इस छोटे से रीजन की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। अब हमने कमर कस ली थी, हमने कहा पढ़ाना तो है बच्चे को और हम होम स्कूलिंग करेंगे। लगभग 3 साल हमने, उसके बाद में तो कोविड आ गया था, और कोविड के समय भी हमने रणविजय को प्रॉपर होम स्कूलिंग में रखा और हमने देखा उसने बहुत सारी चीजें सीखी। वो कहीं ना कहीं अपने पेयर के साथ में अब जुड़ने लगा था, सिलेबस वाइज कह लीजिए या एकेडमिकली वो अपने पेयर के साथ में अब जुड़ने लगा था। अब उसको वो सारी चीजें आती थी जो शायद उसकी उम्र के दूसरे बच्चों को आती थी, और बहुत सारी वो भी चीजें आती थी जो शायद उसने अपने खाली टाइम में सीखी हैं, कभी स्क्रीन से, कभी किसी किताब से, कभी किसी से सुन करके। मैं एक वर्किंग मॉम थी, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था शेड्यूलिंग करना। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, रणविजय इज अ विजुअल सीकर। जब हम बच्चे के लिए एक टाइम टेबल या एक चार्ट बना देते हैं तो उसने हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। मैंने रणविजय के रूम में एक बड़े से चार्ट पर उसका टाइम टेबल बना दिया। इस टाइम से इस टाइम हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम एक्टिविटी करेंगे, फिर हम रीडिंग राइटिंग करेंगे, फिर आएगा आपका ब्रेक टाइम, फिर उसके बाद में अगेन बैक टू एक्टिविटी। तो उसको ना बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि मम्मा फिनिश। उसको रहता था कि फटाफट मुझे अपना ये पूरा शेड्यूल जो है ये फिनिश करके मुझे फिनिश पॉइंट तक पहुंचना है, क्योंकि
फिनिश पॉइंट तक आने के बाद में जैसे ही उसकी एक्टिविटीज पूरी फिनिश होती थी, उसके बाद में उसको मिलता था टीवी देखने के लिए, वो भी पूरे 15 मिनट के लिए। हाँ, क्योंकि स्क्रीन हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप स्क्रीन को एज़ अ टूल, एज़ अ रिवॉर्ड आप यूज़ कीजिए और उसमें भी आप मेक श्योर कीजिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। तो रणविजय के लिए वो 15 मिनट बड़े टेम्प्टिंग होते थे। उसको हमेशा लगता था कि हाँ, मैं फटाफट से अपनी सारी एक्टिविटीज़ लाइक अपना योगा है, अपना ब्रेकफ़ास्ट खुद से खाना है, आज मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे शेड्यूल का हिस्सा होती थी। एकेडमिक, येस, एकेडमिक इज़ अ वन पार्ट, बट मैं कहूँगी कि जब आप अपने बच्चे का एक शेड्यूल बना रहे हैं, जब आप उसका दिन भर का एक कैलेंडर बना रहे हैं कि हम इतने समय से इतने समय ये करेंगे, तो उसमें 1 या 2 टेबल टॉप एक्टिविटीज़ रखिए। टेबल टॉप एक्टिविटीज़ वो होती है जहाँ पर हम बच्चे के साथ में बैठते हैं और बच्चे को वन ऑन वन में कोई चीज़ें सिखाते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे कलरिंग हो, चाहे पेंटिंग हो या फिर किसी भी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट हो। उसे हम लोग टेबल टॉप एक्टिविटी कहते हैं। तो इस सारे शेड्यूल में आप 1 से 2 टेबल टॉप एक्टिविटीज़ रखिए। बाकी एक्टिविटीज़ आप ऐसी रखिए कि जहाँ पे बच्चा कुछ काम कर रहा है, एक सीक्वेंस में काम कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप आपका ये है, फिर ये सेकंड स्टेप है, फिर ये थर्ड स्टेप है। तो इससे बच्चे को चीज़ें नेविगेट करना आता है कि अच्छा, हमें चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। जैसे मैं रणविजय के साथ में करती थी कि अच्छा, पहले आप पॉइंट ए पे जाओगे, आप ये चीज़ उठाओगे, फिर वहाँ से आप पॉइंट बी पर जाओगे, टू मेक इट इंटरेस्टिंग। जैसे घर में अगर कुछ सामान पड़ा है या टॉयज़ बिखरे हैं, तो मैं उसको कहती थी पहले आप पॉइंट ए के टॉयज़ उठा के बास्केट में डालो, फिर आप पॉइंट बी के टॉयज़ उठा कर के बास्केट में डालो। तो उसको लगता था कि अरे, हम तो खेल रहे हैं। और इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ ना सिर्फ इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक एक्टिविटी भी कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से उसके टाइम को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। और कहीं न कहीं उसको इंतज़ार रहता था कि अच्छा, अभी मैंने एक्टिविटी कर दिया, अब मेरा ब्रेक टाइम है। तो हम कहीं न कहीं बच्चों को जब ये विज़ुअल शेड्यूल हम जब उनको देते हैं, तो वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से। और जब आप इसको लॉन्ग टर्म में करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख पाता है। मेरा फ़ोकस था सबसे ज़्यादा एडीएल पर, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जहाँ पर मुझे मेरे बेटे को ये सिखाना था कि हाथ खुद कैसे धोते हैं। यस, शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे, हाथ धोना कौन-सी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ में अगर बात करूँ, शायद सबके साथ नहीं, पर बहुत सारे बच्चों के साथ में ये भी इश्यू होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता है हैंड वॉश कैसे हाथ में लेना है। बिकॉज़ अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि यहाँ पे दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। हम इस सब प्रोसेस के लिए छोटे-छोटे चिट्स लगा के रखते थे। जैसे बाथरूम में वॉश योर हैंड्स, और उसके साथ में हम छोटे-छोटे स्टिकर्स लगाते थे। तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि वाओ! मैंने आज हैंड वॉश किया, मुझे स्टार मिला। अच्छा, अब आप बाथरूम से बाहर निकले तो आप अपने पैरों को मैट पे ऐसे सुखा के फिर निकलेंगे। ओह! आई गॉट वन मोर स्टार। अच्छा, आप अपनी अलमीरा में कपड़े निकाल के खुद से रेडी होते हो, आप अपनी शर्ट के बटन खुद लगाते हो, ओह! आई गॉट वन मोर स्टार। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं, लाइक 4 साल, 5 साल की उम्र में, क्योंकि ये एक तरह का एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है और आप अपनी एज के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार आप इस तरह के रिवॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, जिसमें बच्चों को ऐसा लगता है कि येस, हमने कुछ अचीव किया है। तो हमें कहीं न कहीं उनको फीलिंग देनी है और जितना आपका बच्चा खुश रहेगा, उतना ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस होगी। रणविजय आज 9 साल का बच्चा है। वो स्विमिंग करता है, बैडमिंटन खेलता है, फायरलेस कुकिंग करता है, बेकिंग भी करता है और कभी-कभी म्यूज़िक भी प्ले करता है जब उसका मूड अच्छा होता है। और मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। इंडिपेंडेंटली स्कूल जा रहा है, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज रणविजय विदाउट एनी हेल्प एक बहुत ही रेपुटेटेड इंक्लूसिव स्कूल में जा रहा है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंटली स्कूल बस में घर आता है और आप समझ सकते हैं कि एज़ अ ऑटिस्टिक पेरेंट हमारे लिए ये सब चीज़ें कितनी बड़ी हैं। अंत में मैं जोश टॉक की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए और उससे भी ज़्यादा जोश टॉक की टीम के लिए कि एक ऐसा मंच आपने बनाया है जहाँ पर माता-पिता, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स आ करके अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं बाकी लोगों के साथ में। और यकीन मानिए, ऑटिस्टिक बच्चे भी इसी समाज का हिस्सा हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जोश टॉक की टीम ने समाज के इस हिस्से के बारे में भी सोचा, जो शायद अभी तक कहीं न कहीं नेग्लेक्टेड था।
So salute to team Josh Talk for creating this platform, and I'm very much sure कि हम ऐसे ही और सक्सेस स्टोरी शेयर करते रहेंगे. Thank you. धन्यवाद. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.